नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज की ये वीडियो पार्ट 3 हमारा लेसन है धातु एवं अधातु। कौन सा है? धातु एवं अधातु। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के वे सभी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी कहोगे कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान थे और जब भी एग्ज़ाम होगी उसमें आप आसानी से दे पाओगे। ठीक है, चलो स्वागत करते हैं राष्ट्र हित में शिक्षा बाय मलखान चौधरी। ठीक है, धातु एवं अधातु पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखो, आइए पहला क्वेश्चन क्या है, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल लेना। ठीक है, कि ऐसी धातु का नाम बताए जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऐसी धातु आपने देखा होगा, धातु लगभग कठोर होती है, लेकिन कुछ धातु है जो नरम है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि। सोडियम ऐसी धातु है, सोडियम ऐसी धातु जिसे आसानी से हम चाकू से भी काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? चाकू से। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसी धातु का नाम बताए जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि। आइए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आइए, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? केरोसिन मतलब घासलेट। सोडियम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम की दृष्टि से, मतलब कितनी बार कक्षा 10वीं का तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आता ही आता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सोडियम धातु ज्वलनशील ताप पर ज्वलन ताप कम होता है। सोडियम धातु का ज्वलन ताप कम होता है। यह हवा एवं जल के साथ सामान्य ताप पर भी बहुत तेजी से विक्रिया करती है। यदि इसे खुला रखा जाए तो यह आग पकड़ लेती है। अतः इसे सुरक्षित रखने के लिए या आकस्मिक आग को रोकने के लिए हम केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो अब आपको पता चल गया है कि सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों डुबो कर रखते हैं। सोडियम धातु को केरोसिन में इसलिए डुबो कर रखते हैं क्योंकि यह अत्यंत क्रियाशील धातु है। क्या है? अत्यंत क्रियाशील धातु है। और सोडियम का प्रतीक क्या है? यदि आपसे पूछे कि सोडियम का प्रतीक क्या है, तो आप क्या कहोगे? Na। सोडियम का प्रतीक क्या है? Na। परमाणु क्रमांक कितना है? तो फट से कह सकते हैं हम 11। चलो आइए तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपने देखा ही होगा कि प्लेटिनियम एवं सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? प्लेटिनियम और सोना एवं चांदी सक्रिय श्रेणी में नीचे, अर्थात इनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम है। इनकी क्रियाशीलता क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। अतः ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी एवं अम्लों से क्रिया आसानी से नहीं करते, इनका संचारण नहीं होता, इसलिए इनकी चमक भी बरकरार रहती है। ये धातु आघातवर्धक एवं तन्य होती है, इसके कारण इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आघातवर्धकता ये धातु का एक विशिष्ट गुण होता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। आघातवर्धकता तन्य धातुओं को लंबे तारों के रूप में खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। कितने किलोमीटर का? 2 किलोमीटर। ऐसा आपकी साइंस की बुक में भी दिया है। हाँ, एक क्वेश्चन ये बहुत ट्रेंड करता है। अक्सर एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आपको दिखे जाएगा, इसलिए इसे भी आप आसानी से करने का प्रयास करें। आइए तीसरा, ये अगला क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करती है एवं लवण तथा जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं जो हमने सेकंड पार्ट पर पढ़ा है पिछले अम्ल, क्षार एवं लवण, उसके अंतर्गत भी आता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। तो पार्ट 2 में भी आप लिख सकते हैं कि ऐसी धातु है जो धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये यश लेपन या गैल्वीकरण किसे कहते हैं? आपने देखा ही होगा, बहुत सारी जंग लग जाती है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते मतलब जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को हम गैल्वेनीकरण या यश लेपन कहते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में पढ़ा। आप किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। क्या सूत्र है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन ये तो काफी ट्रेंड कर रहा है, इसलिए आप इसे भी बहुत अच्छे से, भर्जन किसे कहते हैं? भर्जन सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह
यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। आपसे अगली बार से कोई पूछे भर्जन क्या है, भर्जन क्या है, तब आप क्या कहोगे? भर्जन किसे कहते हैं? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। आइए अगला क्वेश्चन, अयस्क के सांद्रण की विधियाँ। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कितनी बार पूछा गया। गुरुत्वीय पृथक विधि, झाग पल्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और रासायनिक विधि। अगला क्वेश्चन उसकी वजह हम यहाँ से पढ़ेंगे। अम्लराज। अम्लराज एक्वारेजिया का संगठन क्या है? अम्लराज, ये आप सभी के घर वालों को भी बताना। अम्लराज के बारे में सभी के घर वालों को भी पता होना चाहिए। कितनी बार हमें बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं, हमें कहते हैं कि आइए आपके सोने चांदी को हम नया कर देते हैं, एकदम नए जैसा। तो वो नया कैसे करते हैं? वही है अम्लराज। क्या है? वही है अम्लराज। तो अम्लराज के बारे में हम पढ़ेंगे। अम्लराज क्या है? अम्लराज सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का 1:3 का मिश्रण कहलाता है अम्लराज। अम्लराज क्या कहलाता है? सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का 1:3 का मिश्रण अम्लराज कहलाता है। अंतिम क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, आपने वीडियो को देखा, ये अंतिम क्वेश्चन, खनिज और अयस्क में अंतर लिखे। आपको परिभाषा आएगी, गैंग खनिज और अयस्क की परिभाषा आप लिखोगे। भूपर्पटी से प्राप्त सभी तत्वों को खनिज कहते हैं। भूपर्पटी मतलब से प्राप्त सभी तत्वों को खनिज कहते हैं। अब जबकि अयस्क भूपर्पटी से प्राप्त केवल उन तत्वों को कहते हैं जिनसे धातु को प्राप्त करना है। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।